अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर 1 to 8 विद एसोसिएशन डिस्कस हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप वन बाय वन चीज़ों को देख सकते हैं। और आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी was established for regulating and monitoring the distribution of water sources of Indus rivers in। तो ये इरसा जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई? तो ये 1992 में। ये बेसिकली वो ये भी पूछ लेता है कि इरसा स्टैंड फॉर, तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। तो इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें इरसा का, कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि वाटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग अमंग प्रोविंसिंग। ठीक है, एक तो वाटर को मॉनिटर करना था और रेगुलेट करना था प्रोविंसेस के दरमियान, यानी वाटर का जो भी इशू था उसको रिजॉल्व करना था प्रोविंसेस के दरमियान। तो ये वाटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग अमंग प्रोविंसेस, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये आपको पता होना चाहिए। और ये इस्टेब्लिश कब हुई? ये 1992 में। और ये इस्टेब्लिश हुई। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इरसा का हेड क्वार्टर अगर हम देखें तो वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, इरसा का हेड क्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में। जो इसके करंट चेयरमैन है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के, तो जो चेयरमैन है करंटली जो सर्व कर रहे हैं, वो कौन सर्व कर रहे हैं? तो वो साहबजादा मोहम्मद शबीर साहब जो है वो करंटली सर्व कर रहे हैं इसके चेयरमैन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। ये इसके करंट चेयरमैन है। और ये उस वक्त जो एरा चल रहा था वो नवाज शरीफ का था उस टाइम। ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, और ये जो करंट क्वेश्चन होता है कि करंट चेयरमैन कौन है, करंट हेड कौन है, तो वो आपने साथ साथ अपने आपको अपडेट रखना होता है उस हवाले से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच सिटी वाज हिट बाय द अर्थक्वेक ऑफ 1935। तो 1935 में जो डिवास्टेटिंग किस्म का अर्थक्वेक आया, जलजिला आया, तो उसमें कौन सी सिटी मेनली हिट हुई? तो वो क्वेटा हिट हुई। ऑलमोस्ट जो है वो ये 70,000 पीपल जो है वो डाई हो गए थे। ऑलमोस्ट 70,000 लोगों की जाने, मतलब ये फैटेलिटीज़ हैं, कैजुअलिटीज़ हैं 70,000। और ये कब आया? ये 31 मई 1935। ठीक है, 31 मई 1935 को ये जलजला आया। तो वो डेट के साथ भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछ भी लेता है, पूछा भी है उसने। तो इसलिए आपको डेट का भी पता होना चाहिए, 31 मई 1935। और क्वेटा क्या है? ये कैपिटल भी है बलूचिस्तान प्रोविंस का। बाकी पेशावर जो है वो KPK का कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड गवादर फ्राम ओमान। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सिक्योर की गवादर ओमान से? तो वो फिरोज खान नून थे। अगर इन्होंने कब ये गवादर परचेज की? ये 8 सितंबर 1958 को इन्होंने परचेज की। तो ये जो परचेज तो 8 सितंबर 1950 को 58 को होगी। लेकिन जो ऑफिशियली जो है, मतलब सारा जो पेपर वर्क होने के बाद ऑफिशियली जो पाकिस्तान का पार्ट बनी, बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पार्ट बनी वो 8 दिसंबर को बनी। ठीक है, 8 दिसंबर 1958। लेकिन वो मोस्टली परचेज का पूछता है तो वो 8 सितंबर है। ठीक है, 8 सितंबर 1958 को। ठीक है, और ये फिरोज खान नून जो पाकिस्तान के मतलब दी दैन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे। 7th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। इसी तरह अगर हम देखें तो ये आई जो चंद्रीगढ़ है, आई स्टैंड फॉर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ जो है वो ये 6th PM थे पाकिस्तान के, ये 6th PM थे। चौधरी मोहम्मद अली को अगर हम देखें तो ये 4th PM थे। ठीक है, और मोहम्मद अली बोगरा साहब जो हैं ये 3rd PM थे। और फर्स्ट कौन है? लियाकत अली खान। और लॉन्गेस्ट सर्विंग जो PM रह चुके हैं वो भी लियाकत अली खान है। सेकंड कौन थे? ख्वाजा नाजमुद्दीन। फिफ्थ हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब हैं 5th। और 6th इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़। और 7th जो है वो फिरोज खान नून है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इनके बारे में डिटेल्स, PM की डेट्स वगैरह वो सारी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान बीइंग एन एल्मा आटा सिग्नेटरी इन 1978
जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसमें डिक्लेरेशन ऑफ एल्मा आटा, ठीक है। जो डिक्लेरेशन ऑफ एल्मा आटा जो है वो 1978 में पाकिस्तान ने भी साइन की है। तो द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ इन, तो ये जो नेशनल प्रोग्राम था फैमिली प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान ने कब लॉन्च किया? ये 1994 में। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ एल्मा एटा हुई है वो कब हुई है? सितंबर 1978, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है इसका गोल, जो मेन अगर हम ऑब्जेक्टिव या गोल देखें तो वो ये था कि हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ये मतलब ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एल्माटा, बेसिक डिक्लेरेशन ऑफ एल्माटा क्या है? ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट का नाम है, और जो कि पूरी जो डिक्लेरेशन जिस डॉक्यूमेंट में की गई उसको डिक्लेरेशन ऑफ एल्माटा कहते हैं। ये सितंबर 1978 में लॉन्च हुआ पाकिस्तान में। ये जो फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ का प्रोग्राम लॉन्च हुआ वो 1994 में लॉन्च हुआ। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हेल्थ फॉर ऑल था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ द सेनेट? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ सेनेट रहे हैं वो वसीम सजाद साहब रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो अगर इनका टेनोर हम देखें तो ये 1988 से लेके 1999 तक ये चेयरमैन रहे हैं सेनेट के। और पाकिस्तान में अगर देखें तो दो पार्लियामेंट्री सिस्टम है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो अपर हाउस है वो सेनेट है, और जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली, ठीक है। लोअर हाउस क्या है? नेशनल असेंबली। और अपर हाउस क्या है? वो सेनेट है, ठीक है। और सेनेट में अब जो मेंबरान की तादाद है वो कितनी है? वो 96 हो गई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इस हवाले से। बाकी जो फर्स्ट जो चेयरमैन ऑफ सेनेट थे वो हबीबुल्ला खान मुरवत साहब थे। ये फर्स्ट चेयरमैन थे हबीबुल्ला खान। और जो करंटली चेयरमैन सर्व कर रहे हैं सेनेट के वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है, यूसुफ रज़ा गिलानी। ये करंटली जो है एज अ चेयरमैन ऑफ सेनेट सर्व कर रहे हैं। और ये नाइन्थ इन रो है, यानी ये 9वें नंबर पे सर्व कर रहे हैं, नाइन्थ इन ये रो है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। चेयरमैन ऑफ सेनेट जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है वो वसीम सजाद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन इन, तो इंडियन रेलवे ने कब ऑपरेशन स्टार्ट किया? 1853 में। और जो फादर ऑफ जो इंडियन रेलवेज है वो कौन है? वो भी आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। बाकी रेलवेज के हवाले से जो पूरी डिटेल की वीडियो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी देख सकते हैं, सारी डिटेल चीज़ें अबाउट रेलवे जो जो एक्सपेक्टेड हैं कि पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये डल हाउसी जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज हैं, और इंडियन रेलवे ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया वो 1853 में स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट? मुशर्रफ साहब जो है वो किस साल में प्रेसिडेंट बने? तो ये जो है 2001 में प्रेसिडेंट बने, ठीक है। 20 जून 2001 में, ठीक है। 20 जून 2001 को ये एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, 20 जून 2001। तो ये मिलिट्री से इनका ताल्लुक। तो ये मुशर्रफ साहब, और 18 अगस्त 2008 तक ये प्रेसिडेंट के ओहदे पे रहे। और ये एज अ 10th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, एज अ 10th प्रेसिडेंट। अगर हम इसकी एसोसिएशन देखें मुस्लिम लीग काफ के साथ तो वो 2007 में, यानी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो प्रेसिडेंट बने वो 2007 टू 8 रहे। और ओवरऑल जो प्रेसिडेंट रहे वो 2001 टू 8 रहे। और पहले जो थे उनकी जो एसोसिएशन थी वो मिलिट्री के साथ, ठीक है। और अभी जो करंट है वो कौन है प्रेसिडेंट? वो 14th प्रेसिडेंट है। इन रो अगर हम देखें तो वो 14th प्रेसिडेंट है जो करंट प्रेसिडेंट है, और उनका नाम क्या है? वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। आसफ अली जरदारी जो है वो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 11वें प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आसफ अली जरदारी साहब जो है वो 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2008 से 13 तक, ठीक है। 2008 से 13 तक एज अ 11th प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको
इस क्वेश्चन के रिलेटेड बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट है भुट्टो वाज द पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो भुट्टो जो थे वो पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं। और वो कौन से पीएम थे, किस नंबर पे थे? तो ये 9th नंबर के पीएम थे भुट्टो जो है। भुट्टो साहब जो हैं वो 9th नंबर पे पीएम थे। और ये पीएम कब से कब तक रहे? ये 1973 से 1977 तक। बाकी अगर इनकी डेथ आप देखें तो ये डाइड जो इनको रावलपिंडी जेल में, तो ये 4 अप्रैल 1979 में इनकी डेथ है। बाकी ये एज अ फोर्थ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फोर्थ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और ये फर्स्ट जो है वो यही थे जो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यही थे। ये फोर्थ प्रेसिडेंट रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1971 से 1973 तक ये रहे हैं। तो ये फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वो भी इन्हीं को कहा जाता है, भुट्टो साहब को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो ये है कि इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान ने किस साल कॉमनवेल्थ को छोड़ा? तो जनवरी 1972 को पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को छोड़ा। पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया? 14 अगस्त 1947। यानी पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का ही मेंबर था, कॉमनवेल्थ का हिस्सा था उस वक्त जो थी। कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश इसको कहते थे। और पाकिस्तान डेफिनेटली ब्रिटिश से ही आज़ादी ली, तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश में। और जो पाकिस्तान ने लेफ़्ट किया वो जनवरी 1972 में लेफ़्ट किया। और रीज्वाइन की कब किया दोबारा? जो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया वो कब किया? वो 1989 में पाकिस्तान ने रीज्वाइन किया। कॉमनवेल्थ में अगर आप देखें तो टोटल मेंबर्स कितनी हैं कंट्रीज? तो वो 56 मेंबर्स जो कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ में। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है वो कब अगर फॉर्म करें? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश तो पहले से ही थी। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन अगर आप देखें प्रॉपर जो इसकी फॉर्मिंग हुई है तो वो 28 अप्रैल 1949 ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉमनवेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्या है या क्या था? वो यही था कि शेयर्ड जो है वो गोल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, शेयर्ड गोल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एक तो ये था इनका। इसके अलावा अगर आप देखें शेयर्ड गोल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी के अलावा डेमोक्रेसी एंड पीस। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड पीस। तो ये इनका मेन जो था ये काम था, डेमोक्रेसी एंड पीस, शेयर्ड गोल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। मेंबर स्टेट का पूछ लेता है आपसे तो वो 56 है। ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। व्हेन डिड जिया डाइड इन द प्लेन क्रैश। तो जो प्लेन क्रैश हुआ वो 1988 में 17 अगस्त 1988 को प्लेन क्रैश हुआ जिया का। भावलपुर दरिया सतलुज के करीब। ठीक है, भावलपुर में ये प्लेन जो है वो क्रैश क्रैश हुआ और दरिया सतलुज के पास। तो ये उस वक्त। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जी? जिया डाइड इन द प्लेन क्रैश 17 अगस्त 1988। ठीक है, तो ये जो एयरक्राफ्ट की अगर आप टाइप देखें तो ये C-130B हरक्यूल्स था। C-130B हरक्यूल्स ये इसकी जो एयरप्लेन क्रैश हुआ वो ये इस कंपनी का था। C-130B था हरक्यूल्स। और फर्टेलिटीज़ जो इसमें हुई थी वो टोटल ऑलमोस्ट हो गई थी 30। ठीक है, फर्टेलिटीज़ कितनी थी इस क्रैश में? 30 फर्टेलिटीज़ थी। जो अमेरिकन डिप्लोमेट थे इस प्लान में वो भी क्रैश हुए। उनका क्या नाम था? जो यूएस से डिप्लोमेट थे, यूएस से डिप्लोमेट, तो वो कौन थे? वो कौन थे जी? वो अर्नॉल्ड लिविस थे। ठीक है, अर्नॉल्ड लिविस जो है वो अमेरिकन डिप्लोमेट थे, वो भी क्रैश हुए इसी प्लान के साथ। वो उनकी भी मतलब वो भी साथ ही डेथ हुई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इन इन चीज़ों के हवाले से कि ये प्लान कब क्रैश हुआ, कहाँ क्रैश हुआ। भावलपुर में दरिया सतलुज के करीब। C-130B हरक्यूल्स प्लान था। टोटल जो डेथ हो गई वो फैटेलिटीज़ हो गई वो 30 हो गई। और यूएस से जो डिप्लोमेट थे वो कौन थे? तो वो जो अर्नल्ड लेविस साहब थे।
वो भी राफेल, वो इनके साथ उनकी भी, वो भी जान की बाजी हार गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो, पाकिस्तान ने सेंटो को कब छोड़ा? तो सेंटो को पाकिस्तान ने छोड़ा इसकी डिसॉल्व होने पे 1979 में। और पाकिस्तान ने सेनेटो को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? वो बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेनेटो को एक और नाम से जाना जाता है और उसको क्या कहते हैं? बगदाद पैक्ट। ठीक है, ये मिलिट्री अलायंस था ऑफ द कोल्ड वार। ठीक है, मिलिट्री अलायंस था कोल्ड वार का, मिलिट्री अलायंस था बेसिकली कोल्ड वार में। और ये कब फॉर्म हुआ? अगर इसकी हम फॉर्मेशन देखें, ये कब बना? तो ये 24 फेब 1955 को ये अलायंस फॉर्म हुआ। और इसमें कितनी कंट्रीज थी, कितनी कंट्रीज का अलाइन है? ये 5 कंट्रीज का जो है अलायंस है, अलायंस था बल्कि। तो ये ईरान था इसमें, ठीक है, बाकी इराक, और यहाँ ही ये साइन हुआ इसीलिए इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। पाकिस्तान, ठीक है, ये शामिल थे इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो तुर्किया ये शामिल थे, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। तो ये कंट्रीज, इसमें ये 5 कंट्रीज का अलायंस था। इसका जो पहले हेडक्वार्टर रहा है वो 1955 यानी स्टार्ट में 55 से 58 तक वो बगदाद रहा है। लेकिन फिर 1958 से 1979 तक जो इसका कैपिटल रहा, हेडक्वार्टर रहा है, वो अनकरा रहा है। ठीक है, तुर्की का शहर अनकरा जो है वो इसका कैपिटल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए, बगदाद पैक्ट के हवाले से। और ये सेंटो को पाकिस्तान ने 1975 में। दूसरा, अगर सीटो आ जाए तो सीटो जो है वो 1954 में पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया, और 1973 में उसको लेफ्ट किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच लैंग्वेज द लोक स्टोरी सस्सी पुन्नू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड? जो सस्सी पुन्नू है वो किस लैंग्वेज में डिस्क्राइब की गई थी? बेसिकली लोक स्टोरी ये सिंधी लैंग्वेज में डिस्क्राइब की गई थी। सस्सी क्या थी? ये प्रिंसेस ऑफ होप, प्रिंसेस ऑफ होप, प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीदों की ये शहजादी थी सस्सी। ठीक है, उस स्टोरी में जो पेश किया गया है। और ये किसने लिखी सस्सी पुन्नो? जो स्टोरी है वो किसने लिखी? तो वो हाशिम शाह ने लिखी। ठीक है, जो सस्सी पुन्नू है वो किसने लिखी? हाशिम शाह ने ये स्टोरी लिखी। तो इसके अलावा सिंध की एक और फेमस स्टोरी है, वो उमर मारवी जो है वो भी सिंध की ही इसी तरह लोक स्टोरी है और फेमस स्टोरी है, उसका ताल्लुक भी सिंध से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उमर मारवी किस की लोक स्टोरी है। इसी तरह अगर हम देखें पंजाब की स्टोरी, तो वो हीर रांझा है। तो हीर रांझा जो है वो वारिस शाह की है। ठीक है, ये वारिस शाह ने लिखी हुई है। और ये इसका क्या है? पंजाब की 17वीं सदी की स्टोरी है। ठीक है, अगर इसका देखें तो ये एसोसिएशन पंजाब के साथ है। 17th सेंचुरी में ये लिखी गई स्टोरी ऑलमोस्ट है। बाकी मिर्ज़ा साहिबा देखें तो वो भी पंजाब की ही है स्टोरी, लोक स्टोरी। अगर हम उसको देखें तो ये पीलू ने लिखी थी। ठीक है, ये किसकी लिखी हुई है? ये पीलू ने लिखी। और इसी तरह एक और पंजाब की जो फेमस जो स्टोरी है वो सोनी माहीवाल है। और सोनी माहीवाल जो है वो भी किसकी लिखी हुई है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो फजल शाह की लिखी हुई है। ठीक है, सोनी माहीवाल किसने लिखी? तो ये फजल शाह ने लिखी सोनी माहीवाल, ये भी जो किस्सा कहानी है, लोक स्टोरी है। तो ये मेन मेन जो स्टोरीज थी। और सस्सी को क्या कहते हैं? प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट है वो कौन है? वो आयशा फ़ारूक जो है वो फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान है। इनका ताल्लुक भावलपुर से है। ठीक है, इनका ताल्लुक भावलपुर, और उसके इलाका कौन सा है? हासिलपुर। ठीक है, हासिलपुर की है ये। हासिलपुर कहाँ है? भावलपुर में, वहाँ से इनका ताल्लुक है। तो ये फर्स्ट जो फाइटर पायलट बनी है ये 2013 में ये फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट बनी है। और पहली जो कमर्शियल पायलट है वो कौन है? जो शुक्रिया खानिम जो है वो फर्स्ट कमर्शियल पायलट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो कमर्शियल पायलट है वो शुक्रिया खानम है। और जो आयशा फ़ारूक हैं वो फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट है। और इसी तरह अगर हम देखें तो यंगेस्ट कमर्शियल पायलट ऑफ पाकिस्तान,
तो वो अभी मनहल फरूकी जो है वो अभी बनी है। ठीक है, ये 18 ईयर्स एज की, ये 2025 में, तो ये यंगेस्ट है। ठीक है, यंगेस्ट जो है फाइटर पायलट, तो वो कौन है? यंगेस्ट कमर्शियल पायलट, ठीक है, यंगेस्ट कमर्शियल, तो वो कौन है? ये अभी मनहल फरूकी, ये इनकी एज जो है वो 18 ईयर्स है, और ये अभी यंगेस्ट कमर्शियल पायलट का के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। वो कभी कमर्शियल का पूछ लेता है तो वो शुक्रिया खानम, अगर फाइटर का पूछे, लेडी फाइटर का पूछे, तो वो आयशा फरूक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। 58 टू बी रिमूव किस अमेंडमेंट के तहत हुआ? तो जो 13th अमेंडमेंट थी उसके तहत रिमूव हुआ। तो इंडक्ट किसके तहत हुआ? इंडक्शन इसकी किसके तहत हुई? वो आपको पता होनी चाहिए। वो 8 अमेंडमेंट जो कि नवंबर 1985 में हुई ज़िया के दौर में, उसके तहत ये इंडक्ट हुआ था और रिमूव हुआ 13th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। बाकी फिर 17th अमेंडमेंट और फिर 18th अमेंडमेंट, इसके बारे में डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं पिछली प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो जो शॉर्टेस्ट टेन्योर था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो सिकंदर मिर्ज़ा, और ये फोर्थ गवर्नर जनरल थे। फोर्थ गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे। अगर हम देखें तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे वो कायद आजम साहब थे। सेकंड जो थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। थर्ड जो थे वो गुलाम मोहम्मद, ये सेकंड के। और फोर्थ जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा, और इन्हीं का शॉर्टेस्ट टेन्योर भी था एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान ने पहला जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो कब जीता? वो 1971 में जीता। रनर अप जो था, जिस किसके खिलाफ जीता? तो ये स्पेन के खिलाफ, यानी रनर अप कौन था? स्पेन था। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो होस्ट भी जो था वो भी स्पेन था, यानी ये स्पेन में ही जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ। और ये इनॉग्रल वर्ल्ड कप था। ठीक है, पहला सेशन था इसका, तो ये स्पेन में हुआ। तो पाकिस्तान जो टोटल हॉकी के वर्ल्ड कप जीता है वो कितने जीता है? वो पाकिस्तान टोटल 4 जीता है। 1971 में जीता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1978 में जीता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 1978 के बाद 1982 में जीता है, और उसके बाद 1994 में जीता है। तो फर्स्ट जो है वो स्पेन के खिलाफ जीता है। सेकंड अगर हम 1978 वाला देखें तो वो नेदरलैंड के खिलाफ जीता है। ठीक है, तो ये नेदरलैंड के खिलाफ जीता था। और जो लास्ट वाला है वो भी नेदरलैंड के खिलाफ, 1994 वाला भी, ये भी नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीता, यानी रनर अप नेदरलैंड रहा। और जो थर्ड है वो उस वक्त के वेस्ट जर्मनी के खिलाफ, यानी अब का जर्मनी। तो जर्मनी के खिलाफ ये 1982 वाला भी पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप जीता। ओलंपिक अगर चैंपियन देखें तो पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन 3 दफ़ा रह चुका है। अगर वो हम देखें तो वो 1960 है, 1968 है, और उसके अलावा 1984। तो ये 3 दफ़ा पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक चैंपियन भी रह चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओलंपिक कितनी दफ़ा रह चुका है, वर्ल्ड कप टोटल कितनी दफ़ा जीता है, और किस किस के खिलाफ जीता है, और कब पहला जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, जो टेक्सटाइल है वो मेन जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कंसिडर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन। जहांगीर खान जो है वो अनबीटन रहे हैं। ये स्क्वैश के प्लेयर हैं। ठीक है, ये किसके प्लेयर हैं? और स्क्वैश के। और ये 5 साल जो है वो अनबीटन रहे हैं। तो ये कब से कब तक रहे हैं? 1981 से 1986 तक, ये 5 साल कंजेक्टिव इन्होंने 555 जो मैच हैं वो वन किए थे, और इसके दौरान ये अनबिटन रहे हैं। ठीक है, और ब्रिटिश ओपन जो है वो ब्रिटिश ओपन इन्होंने जो टाइटल जीते हैं ब्रिटिश ओपन में, वो इनके अगर हम टाइटल देखें तो वो 10 हैं टाइटल्स इनके ब्रिटिश ओपन में। और वर्ल्ड ओपन टाइटल में अगर हम देखें तो वो 6 है। ठीक है, वर्ल्ड ओपन टाइटल इनके कितने हैं? वो 6 हैं जी।
ब्रिटिश ओपन में इनके 10 है, और वर्ल्ड ओपन टाइटल है वो 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में बेसिक वाली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एयरक्राफ्ट्स बाय एम आलम डाउन इन वन गो। तो ये एम आलम मोहम्मद महमूद आलम, एम स्टैंड फॉर मोहम्मद महमूद आलम साहब ने कितने जो प्लेन हैं वो एयरक्राफ्ट जो गिराए थे वन गो में। तो ये 5 गिराए थे। और ये कब की बात है, ये 1965 की वार में। ठीक है, इन्होंने 5 जो है वो त्यारे गिराए और 1965 की वार में। और एम स्टैंड फॉर मोहम्मद महमूद आलम। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई है वो 2013 में हुई है। ठीक है, इनकी डेथ जो है वो 2013 में हुई है। और बाकी इनका जो निक नेम अगर आपको पूछ ले आपसे, तो निक नेम जो है इनका वो जो लिटिल ड्रैगन है, वो इनको निक नेम इनका है लिटिल ड्रैगन। ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1965 की वार में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, और ये मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ही इन्होंने ये अटैक किया, और ये 5 जो इंडिया के खिलाफ वार थी उसके खिलाफ ये इन्होंने एयरक्राफ्ट्स को गिराया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौधरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम पाकिस्तान इज बरीड इन। तो जिन्होंने पाकिस्तान का नेम प्रपोज किया था वो कहाँ दफन है, तो ये कैम्ब्रिज में दफन है। ठीक है, तो ये चौधरी जो है रहमत अली कैम्ब्रिज में दफन है। ये कब फौत हुए, ये 1951 में इनकी डेथ हुई। फेब 1951 में, 1951 में। ये 3 फेब थी और 1951 था जब इनकी डेथ हुई चौधरी रहमत अली की। उन्होंने नेम पाकिस्तान प्रपोज किया था। और पाकिस्तान इन्होंने नेम कब प्रपोज किया ना, अपने किस रिसाले में किया, तो नाउ और नेवर जो इनका था उसमें इन्होंने पाकिस्तान का नेम प्रपोज किया। और ये 1933 में इन्होंने ये किया। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली, और ये कहाँ दफन है, तो ये कैम्ब्रिज में, और 1951 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो वो किसने स्टार्ट की, तो वो महात्मा गांधी साहब ने स्टार्ट की। तो ये कब हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1930 में हुई। तो ये इस वक्त शुरू हुई जब ब्रिटिश ने गांधी साहब ने जो 11 डिमांड्स की थी वो ना मानी, मतलब कोई मुस्बत जवाब ना दिया उनका। तो उस वक्त ये मतलब ये कौन सी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो ये बिगन विद जो डंडी मार्च था उससे ये स्टार्ट हुई। ठीक है, जो डंडी मार्च था। और ये कब स्टार्ट हुआ, ये मार्च जो है 12 मार्च, मतलब इसने जब जोर पकड़ा तो ये यहाँ से इसका ये इनिशियल पॉइंट था वो डंडी मार्च था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोबारा रीलॉन्च हुई, एक दफ़ा खामोशी हो गई इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद। फिर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी साहब वहाँ से वापस आए और दोबारा रीलॉन्च की इसको। तो दोबारा जो रीलॉन्च इसकी हुई वो कब हुई, तो वो इसकी जो रीलॉन्च है वो 1932 में हुई। ठीक है, तो ये रीलॉन्च जो हुई वो 1932 में हुई। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, तो ये 1930 में। नेक्स्ट है हमारा कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो ये किसने स्टार्ट की खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, अगर हम इसको देखें तो ये थी NWFP में ये मूवमेंट थी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस था, अब उसको KPK कहते हैं, यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। गफ्फार खान ने, यानी अब्दुल गफ्फार खान ने इसको स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन थी ये भी मूवमेंट भी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये मूवमेंट किसके खिलाफ थी, तो ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ थी। और अगर हम ये देखें कि ये कब फाउंड हुई या कब लॉन्च हुई, तो ये जो मूवमेंट है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, ये 1929 में जो है वो लॉन्च हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन ऑफ द पंजाब एंड बंगाल वाज। तो जो चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन के वो कौन थे, वो सर सीरल रेडक्लिफ थे, चेयरमैन बाउंड्री कमीशन के पंजाब और बंगाल की। इस कमीशन को अपॉइंट किया किसने अपॉइंट किया था, जो लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया था ये कमीशन लॉर्ड माउंट बैटन ने।
और ये लास्ट वसराय भी थे। और कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहा था इस चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन में, जो कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था वो जवाहरलाल नेहरू था। और जो मुस्लिम लीग की तरफ से था वो, मतलब इनकी जो मीटिंग्स चल रही थी सीनियर रेड क्लिफ साहब की, वो जवाहरलाल नेहरू से कांग्रेस की तरफ, और दूसरा पंजाब अगर मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से देखे तो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो और इस वक्त अगर हम देखें तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, वो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, जो इस वक्त के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो आप देखें तो वो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर। जब ये सब कुछ हो रहा था, वो कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो 1945 से 1951 में। और ये क्लेमेंट एटली वही वाले हैं जो साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, उनमें से एक क्लेमेंट एटली भी थे उन 7 मेंबर्स में से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाबरी मास विच वाज डिमोलिश्ड इन 1992 वाज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो हमने बताना है कि ये किस स्टेट में है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है वो उस स्टेट में है। बाबरी मास जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में है। और ये बनी कब है, तो ये 1528 29। ठीक है, 1528 29 इन डेट्स में ये कायम हुई। मीर बाकी जो था अंडर बाबर, ठीक है, मुगल बादशाह बाबर के नीचे ये मीर बाकी था, उसने ये को बनाया इस मस्जिद को। और ये जो डिमोलिश हुई है वो 6 दिसंबर 1992 को ये डिमोलिश हुई है, यानी कि इसको रिमूव कर दिया गया। और इसके जो ये किस स्टेट में है इंडिया की, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस। तो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस, उसमें किसको कन्विक्ट किया गया, तो ये फैज़ अहमद फैज़ साहब को मतलब कन्विक्टेड मतलब मुजरम ठहराया गया है। तो ये रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस देखें तो ये कब हुआ, तो ये मार्च 1951 में हुआ। ठीक है, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस अगर हम देखें तो ये बेसिकली कू था। जो कू था ये किसके खिलाफ था, लियाकत अली खान की हुकूमत के खिलाफ ये एक कू था। और अकबर खान जो थे उस वक्त के जनरल, वो और फैज़ अहमद फैज़ और कुछ और साथी इनके, इन पे ये मतलब केस लगाया गया। राइट विंग के ये लोग थे, तो ये कू था बेसिकली लियाकत अली खान की हुकूमत के खिलाफ। और लियाकत अली खान कौन थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं 1947 से 1951 तक। और 16 अक्टूबर 1951 में इनको गोली लगी रावलपिंडी में, और ये मतलब इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो बाकी फैज़ अमन फैज़ साहब को वो पहले पाकिस्तानी हैं जिनको लेनन प्राइज़ मिला। ठीक है, लेनिन प्राइज मिला यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन की तरफ से। तो ये कब लेनिन प्राइज मिला, 1962 में इनको लेनिन प्राइज मिला। और इसी तरह इनको लोटस प्राइज ऑफ लिटरेचर, ठीक है, लोटस प्राइज लिटरेचर में मिला। लोटस प्राइज लिटरेचर वो कब मिला, वो आप देख सकते हैं। तो वो 1976 में इनको वो लिटरेचर का प्राइज़ मिला। ये बेसिकली एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ का कंबाइंड प्राइज़ होता है, तो ये मिला इनको। ठीक है, बाकी एक और पाकिस्तानी है जिनको लेनन प्राइज़ दिया गया, तो वो कौन है, वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। इनको भी यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन की तरफ से लेनिन प्राइज दिया गया। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को 1988 में 1988 में लेनिन प्राइज दिया गया अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। ठीक है, सोवियत यूनियन की तरफ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इसका जो फुल मेंबर बना वो 2017 में बना। इनिशली जो था एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते थे शंघाई 5। ठीक है, यानी ये 5 कंट्रीज का अलाइंस था, शंघाई 5 कहते थे। 1997 में ये इनिशियली फॉर्म हुआ। लेकिन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, तो ये यानी एससीओ ये कब होगी, बिकम एससीओ हुई ये 2001 में। ठीक है, 15 जून 2001 में ये एससीओ बन गई। 2001 में ये 80 हो गई। अब इसके करंट अगर हम मेंबर देखें, जब उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ तो ये 80 हो गई। बाकी इसके अगर हम करंट मेंबर्स देखें
तो करंट मेंबर्स की इसमें जो है स्ट्रेंथ वो कितनी है, वो 10 है। और अभी जो रिसेंट जिसने ज्वाइन किया है 2024 में, तो रिसेंट ज्वाइनिंग ये भी पूछा जा सकता है। तो रिसेंट ज्वाइन मेंबर जो है वो कौन है, वो बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस जो है वो रिसेंट ज्वाइन मेंबर है। और ये जुलाई 2024 में बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, जुलाई 2024 में बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया है। और अगर इसका हेडक्वार्टर हम देखें एससीओ का, तो वो कहाँ है, वो बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग। और ये बीजिंग कहाँ है, ये चाइना, और चाइना का कैपिटल भी है। बाकी जो इसके अगर सेक्रेटरी जनरल करंट देखें, वो नूरलैन है। ठीक है, नूरलैन। और ये इनका ताल्लुक अगर हम देखें नूरलैन साहब का, तो ये कजाकिस्तान से है। ठीक है, कजाकिस्तान से है। ये अभी ही रिसेंट अपॉइंट हुए हैं 1 जनवरी और 2025 को। ये अपॉइंट कब हुए हैं, 1 जनवरी 2025 को ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। इससे पहले जिसने ज्वाइन किया था पिछले साल, वो ईरान ने ज्वाइन किया था एज अ 9 मेंबर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज रिस्टोर्ड। तो रिस्टोर्ड किस अमेंडमेंट के तहत हुआ, 8 अमेंडमेंट के तहत ये जो है वो रिस्टोर्ड हुआ। 8 अमेंडमेंट कब हुई, 11 नवंबर 1985 को ये 8 अमेंडमेंट हुई थी। और उस वक्त ये क्या हुआ, रिस्टोर हुआ। और इसमें जो था कि वो आर्टिकल 58(2)(b, ठीक है, आर्टिकल 58(2)(b को ऐड अप किया गया, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास पावर्स आए कि वो नेशनल असेंबली को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, यानी गिरा सकता है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट बाइकॉट द साइमन कमीशन। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन से बाइकॉट नहीं किया था, तो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने बाइकआउट नहीं किया था। बाकी ये जितने हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन सब ने बाइकआउट किया था। तो इसमें जो मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, वो 7 मेंबर्स थे। ठीक है, मेंबर्स का पूछा जा सकता है, इसको इसकी लीड कौन कर रहा था, सर जॉन साइमन। ठीक है, और ये ब्रिटिश की तरफ से ये जो साइमन कमीशन था 1927 में बना। और ये जब इंडिया पहुंचा तो उस वक्त क्या था, 1928 में ये साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसका इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें साइमन कमीशन का, कि ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, टू रिव्यू, ये रिव्यू करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, जिसको मंटेगो कैलम्स फॉर रिफॉर्म्स भी के नाम से भी जाना जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जाना जाता है। ठीक है, और इसको रिव्यू के लिए ये मेन। और अगर हम देखें कि साइमन रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, जो साइमन रिपोर्ट थी वो बेसिकली मई 1930 में साइमन रिपोर्ट पब्लिश हुई। ठीक है, तो जो साइमन रिपोर्ट थी वो कब आई, वो मई 1930 में साइमन रिपोर्ट भी आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसकी इस हवाले से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश वाज अ प्रोमिनेंट पंजाबी फोक म्यूजिक सिंगर ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट विद पॉपुलराइजिंग द म्यूजिकल टर्म जुगनी। तो जो जुगनी है वो किस ने गा रखा है, तो वो आलम लोहार साहब ने ये जुगनी जो है वो गा रखा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू बी अवार्डेड टू अ साउथ एशियन वाज टू। तो जो साउथ एशियन पहले थे वो कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो वो रविंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, इनको ये 1913 में, ठीक है, 1913 में लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में इनको ये नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने जो काम किया था वो क्या था, गीतांजलि जो था वो इनकी ये काम था। इस काम के बदले में लिटरेचर में गीतांजलि जो थी, वो इस काम के बदले में ये हिज वर्क वाज गीतांजलि। ठीक है, ये काम भी आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी इन्होंने बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी इन इन ये फाउंडर है उसके। ठीक है, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, पहले तो वो ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो क्या है, बांग्लादेश है। तो इसका नेशनल एंथम के भी यही फाउंडर है। तो ये बंगाली पोएट थे, राइटर थे, और ये बॉर्न कलकत्ता में हुए।
ठीक है, बॉर्न कहाँ हुआ है, कलकत्ता में। और ठीक है, तो पहले तो फिर वो बंगाल और ये सारा जो सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया का ही पार्ट था। तो ये जो फर्स्ट एशियन थे उनका ताल्लुक अगर इस हवाले से देखें तो वो फिर इंडियन थे। और वैसे ये क्या थे, बंगाली पोएट भी थे, राइटर भी थे। ठीक है, और वो उस वक्त ये सारा सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। इस हवाले से अगर हम देखें तो ये फिर फर्स्ट इंडियन हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला। और ओवरऑल देखें तो फिर फर्स्ट साउथ एशियन है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आज की हमारी। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो मतलब लेक्चर कंप्लीट हो गया। और उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी अपनी साथ साथ प्रिपरेशन अपनी इसके अकॉर्डिंग करते रहें। इंशाल्लाह आपकी 100% चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगी और आपको कहीं और भागने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, कभी इस बुक पे जाएं उस पे जाएं। तो इस चीज़ से आपका बिल्कुल 100% चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आते हैं।